हेलो एवरीवन। भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास लेसन का जो अगला टॉपिक है, केस अध्ययन भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। देखो भाई, ये जो क्षेत्र है भरमौर क्षेत्र, ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में के निवासी क्षेत्र निवासी लोगों के बारे में है, जिसमें जो प्रमुख जो नदियां हैं भाई रावी, व्यास और चेनाब, इनकी जो घाटियां हैं वहाँ ये लोग निवास करते हैं। अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, इनको वहाँ का जो व्यवसाय है वो भी अलग अलग है, तो उसी के आधार पे अध्ययन करते हैं। निवास क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की भरमौर तहसील गद्दी आदिवासियों का निवास क्षेत्र है। जहाँ ये लोग हिमालय की धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित रावी, व्यास और चेनाब चंद्रभागा नदियों की ऊपरी घाटियों तथा कटकों पर निवास करते हैं। भरमौर की जनजातीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचना 21 नवंबर 1975 को की गई थी। इस समुदाय ने हिमाचल क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई, क्योंकि ये मूलतः ऋतु प्रवासी और गद्दियाली बोली में बात करते हैं। गद्दी जो है एक जनजाति है भाई, ठीक है। गद्दी शब्द की उत्पत्ति गदेरा शब्द से हुई है, जिसका हिमाचली भाषा में अर्थ है पहाड़ी क्षेत्र। गद्दी एक लाक्षणिक शब्द है, जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न सामाजिक स्तरों की अनेक जातियां सम्मिलित होती हैं, जैसे ब्राह्मण, राजपूत, शिलाकार, लोहार व अन्य पिछड़ी जातियां। लेकिन हिमाचल प्रदेश में गद्दी शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से ब्राह्मणों व राजपूतों के लिए किया जाता है। स्थिति और भौगोलिक दशाएं। भरमौर जनजातीय क्षेत्र 32 डिग्री 11 मिनट उत्तर से 32 डिग्री 41 मिनट उत्तर अक्षांशों तथा 76 डिग्री 22 मिनट पूर्व से 76 डिग्री 53 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है। यह क्षेत्र 1818 वर्ग किलोमीटर में फैला है। लघु हिमालय स्थित गद्दी जनजाति का निवास क्षेत्र समुद्र तल से 1500 से 3700 मीटर ऊंचा है। इस क्षेत्र में रावी और इसकी सहायक नदियां बुढ़ील और टुडेन बहती हैं और गहरे महाखंडों का निर्माण करती हैं। ये नदियां इस पहाड़ी क्षेत्र प्रदेश को चार भूखंडों में बांटती हैं: होली, खड़ी, कुगती और टुंडा में विभाजित करती है। शीत ऋतु में भरमौर में जमा देने वाली कड़ाके की सर्दी और बर्फ़ पहाड़ी पड़ती है तथा जनवरी में यहाँ औसत मासिक तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और जुलाई में 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ से ग्रीष्म ऋतु शीतल होती है, जिससे ये भाग स्वास्थ्यवर्धक रहते हैं। भरमौर में व निकटवर्ती पहाड़ियों पर कोणधारी वन मिलते हैं और ढलानों पर घास के छोटे छोटे मैदान पाए जाते हैं। जनसंख्या और व्यवसाय 2001 की जनगणना के अनुसार भरमौर उपमंडल की जनसंख्या 32,246 थी, अर्थात 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस जनजातीय क्षेत्र की जलवायु कठोर, आधारभूत संसाधन कम और पर्यावरण भंगुर है। देखो, ये जनजातीय समूह का जो है अभी कार्य दे रखा है, किस प्रकार अपनी जो व्यवस्था करते हैं। सीढ़ीदार कृषि, क्योंकि ढलवा भूमि है और ढलवा भूमि होने के कारण यहाँ जो है सीढ़ीदार परतों के रूप में कृषि की जाती है। पारंपरिक विधि द्वारा गेहूं निकालना, पारंपरिक जो पौराणिक जो परंपराएं हैं, जैसे बालों को या गेहूं जो है पूड़ी बोलते हैं हम उसको कूट करके गेहूं को निकालना। प्राथमिक कार्य में संलग्न लोग, प्राथमिक कार्य मतलब भेड़ बकरियां जो है पालतू पशुओं के रूप में इनको रखते हैं और इनसे ही अपनी आमदनी व जीवन का संचालन करते हैं। ऊन वगैरह बेच करके, इन पशुओं को बेच करके मांस वगैरह से। उसके बाद है भरमौर क्षेत्र में आवासीय बस्तियां। भरमौर जो क्षेत्र है उसकी आवासीय बस्तियां इस प्रकार है, ठीक है, जो कि झुपड़ियों टाइप में। उसके बाद है पारंपरिक वस्त्र में एक महिला, जो वहाँ का जो पहनावा है इस प्रकार का है। ये है भरमौर जनजातीय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश का ये हिस्सा है, ठीक है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र कहलाता है। जिला दे रखा है, सीमाएं दे रखी हैं, ठीक है। नदी और भू आकृतिक प्रदेश दे रखे हैं, ग्राम सीमा दे रखी है। उसके बाद इन कारकों की वजह से
भरमौर आर्थिक व सामाजिक रूप से हिमाचल प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। ऐतिहासिक तौर पर गद्दी जनजातीय प्रदेश देश की मुख्य धारा से अलग थलग रहती है, जिसमें इसका सामाजिक आर्थिक विकास न के बराबर रहा है। ऊंचे पर्वतीय ढालों पर कृषि भूमि की कमी तथा छोटे अनुकूल मौसम के कारण कृषि व्यवसाय की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। अतः पर्यावरणीय दशाओं से अनुकूलन करते हुए ये आदिवासी पुराने जमाने से चलवासी पशुचारकों के रूप में गाय, चंवर गाय, भैंस, भेड़ व बकरी आदि चराते हैं। उम्दा चारागाहों की तलाश में पशुपालक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं के साथ भ्रमण करते हैं। मतलब जो हरिया जो मैदान है जहाँ घास फूस सूखता है, उन स्थानों की तलाश में ये बहुत दूर तक निकल जाते हैं। कुछ गद्दी निचली व अनुकूल ढालों पर सीढ़ी नुमा छोटे छोटे खेतों में धान और साग सब्जियां उगाते हैं। कुछ अन्य लोग वनों में लकड़ी काटने व घरों में साल दुसाले बुनने का व्यवसाय करते हैं। घरों के अंदर ही भी ऊन से संबंधित जो कार्य हैं वो करते हैं। उसके बाद है विकास का सूत्रपात। भरमौर में विकास की प्रक्रिया 1974 में तब शुरू हुई जब यहाँ 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजातीय उप योजना शुरू हुई और भरमौर को हिमाचल प्रदेश में 5 में से एक समन्वित जनजातीय विकास परियोजना का दर्जा मिला। सन 1975 में गद्दी लोगों को देश की अनुसूचित जनजातियों में शामिल कर लिया गया। इस क्षेत्र विकास योजना का मकसद गद्दियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना तथा भरमौर और हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों के बीच विकास के स्तर में अंतर को कम करना। इस योजना के अंतर्गत पशुपालन, कृषि व इससे जुड़ी क्रियाओं तथा सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं के विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। परिणामस्वरूप भरमौर क्षेत्र में ढांचागत विकास हुआ, जिसके अंतर्गत स्कूल बने, सड़कें बनी, स्वास्थ्य एवं पेयजल सुविधाओं का विस्तार हुआ, गाँव में बिजली पहुंची, बैंकों में सहकारी समितियों को ऋण मिलने लगे। इस अवसंरचनात्मक विकास का सबसे ज़्यादा लाभ होली और खड़ी क्षेत्रों में रावी नदी के साथ बसे गांवों को हुआ। इसके विपरीत टुंडाहा और कुगती क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई के कारण अगम्य हैं। इन दोनों क्षेत्रों के दूरदराज के गांव आज भी विकास की बाट जो देख रहे हैं, मतलब विकास के जो स्तर है उसको लागू करने व उनको बढ़ावा देने के स्तर के ऊपर बैठे हुए दिखाई देंगे आपको, उनकी बाट देख रहे हैं। सामाजिक लाभों की प्राप्ति। भरमौर में जनजातीय समन्वित विकास उप योजना लागू होने से आदिवासियों को अनेक सामाजिक लाभ प्राप्त हुए। साक्षरता। इस क्षेत्र में साक्षरता दर में तीव्र वृद्धि हुई। स्त्री साक्षरता दर 1971 में 1.88% से बढ़कर 2001 में 42.83% हो गई। इससे पुरुष व स्त्री साक्षरता दर में अंतर अर्थात साक्षरता में लिंग असमानता भी कम हुई। अर्थव्यवस्था, ये तो थी साक्षरता भी। अब है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में गद्दियों की परंपरागत अर्थव्यवस्था जीवन निर्वाह कृषि और ऋतु प्रवास पर आधारित थी, लेकिन इस विकास उप योजना के लागू होने के बाद यह फर्क आया कि किसान दालों और नकदी फसलों को उगाने लगे। खेती हालांकि आज भी परंपरागत तरीकों से होती है, लेकिन खेती में जीवन निर्वाह वाली बात नहीं रही। यहाँ की अर्थव्यवस्था में पशुचारण का महत्व घटा है। यह इस बात को साबित होता है कि भरमौर क्षेत्र में बसे हुए परिवारों में से केवल 10% परिवार ही ऋतु प्रवास करते हैं। प्रवास। विकास योजना के फलस्वरूप सड़कें व वाहन उपलब्ध हो जाने से गद्दी जनजाति पहले से अधिक गतिशील हो गई है। आज बड़ी संख्या में अनेक आदिवासी शीतकाल में मजदूरी करके आजीविका कमाने के लिए कांगड़ा व आसपास के क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। उसके बाद है जीवन स्तर। शिक्षा के प्रचार व प्रसार से लोगों में अनेक मुद्दों पर जागरूकता आई। इससे लिंग अनुपात में सुधार हुआ व महिला सशक्तिकरण को बल मिला। बाल विवाह में कमी आई। चिकित्सा सुविधाओं से न केवल आदिवासियों की तकलीफें दूर हुई, बल्कि लोगों के जीवन प्रत्याशा में भी बढ़ोतरी हुई। जीवन का जो स्तर है भाई, जीवन जीने के जो स्थिति है उसमें भी बढ़ोतरी हुई। अब तत्पोषणीय विकास। तत्पोषणीय विकास। तत्पोषणीय विकास का मतलब होता है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए, ठीक है, साथ में भविष्य को ध्यान में रखते हुए विकास करना। तो विकास शब्द से अभिप्राय समाज विशेष की भौतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों से विश्व में बनी उसकी स्थिति तथा अनुभव किए गए परिवर्तन की प्रक्रिया से समाज की स्थिति का निर्धारण इतिहास के लंबे अंतराल में समाज और जैव भौतिक पर्यावरण के बीच चलने वाली सतत अंतःक्रिया द्वारा होता है। मनुष्य और पर्यावरण की अंतःक्रिया की प्रक्रियाएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि समाज में ने किस तरह का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकसित की है।
और किन मूल्यों व संसाधनों का पोषण किया है। आरंभ में किसी समाज में उपलब्ध प्रौद्योगिकी व लोगों की सामुदायिक समझ मानव पर्यावरण अंतःक्रिया को गति प्रदान करती है। फिर इससे जो संवेग पैदा होता है वह बदले में न केवल प्रौद्योगिकी का स्तर ऊंचा करता है बल्कि पुरानी संस्थाओं का रूपांतरण और नई संस्थाओं का निर्माण भी करता है। अतः विकास एक बहुआयामी संकल्पना है जो इस बात का द्योतक है कि अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण में सकारात्मक परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन पलटा नहीं जा सकता। विकास गत्यात्मक है। विकास जो है लगातार भाई चलने वाली जो प्रक्रिया है, ठीक है, ये कभी रुकता नहीं है, अवरुद्ध नहीं होता, ये हमेशा गतिशील रहता है। तो विकास की संकल्पना का प्रादुर्भाव 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद केवल आर्थिक वृद्धि को ही विकास का पर्याय माना गया। अतः उस समय विकास को सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP प्रति व्यक्ति आय तथा प्रति व्यक्ति उपभोग की समय के साथ होने वाली बढ़ोतरी के रूप में मापा जाता था। परंतु जिन प्रदेशों में यह आर्थिक वृद्धि की बुलंदियों को छुआ उनमें भी संसाधनों के असमान वितरण के कारण गरीबी तेजी से बढ़ी। अतः 1970 के दशक में विकास की परिभाषा में संशोधन किया गया और इसमें पुनः वितरण के साथ वृद्धि तथा वृद्धि और समानता जैसे वाक्यांश जोड़े गए। पुनर्वितरण और समानता के मुद्दों से निपटते हुए यह अनुभव किया गया कि विकास की संकल्पना को केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसमें लोगों के कल्याण, जीवन के स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा और समानता के अवसरों तक आम आदमी की पहुंच तथा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की सुनिश्चितता को भी शामिल किया जाना जरूरी है। 1980 का दशक आते आते विकास एक ऐसी अवधारणा का रूप ले चुका था जिसमें समाज के सभी लोगों का व्यापक स्तर पर सामाजिक और भौतिक कल्याण समाहित था। ये जो है प्रक्रिया कब तक? 1980 के दशक मतलब 10 वर्षों का समूह, तो 80 से लेकर के 89 तक। 1960 के दशक के अंत में पश्चिम के विकसित राष्ट्रों में तीव्र प्रौद्योगिकी के पर्यावरण पर अवांछित परिणाम सामने आने लगे थे। इससे चिंतित लोगों की पर्यावरण संबंधी सामान्य जागरूकता भी बढ़ने लगी। सन 1968 में प्रकाशित हर्लिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम और सन 1972 में प्रकाशित मीडोस व अन्यों द्वारा लिखित पुस्तक द लिमिट टू ग्रोथ ने पर्यावरण निम्नीकरण पर लोगों व विशेष रूप से पर्यावरणविदों की चिंता को बढ़ा दिया। इस समस्त घटनाक्रम के संदर्भ में विकास की नई मॉडल का विकास हुआ जिसे सतत पोषणीय विकास कहा गया। लगातार जनसंख्या बढ़ रही थी भी और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण में भी को भी क्षति पहुंच रही थी क्योंकि उनको रहने और कार्य करने के लिए जगह की आवश्यकता होती है और वो कहाँ से लाएं, उसके लिए ये वनों का विनाश कर रहे थे। इसीलिए सतत पोषणीय विकास की ओर विशेष जोर दिया गया। पर्यावरण मुद्दों पर विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री हर्लेम ब्रंटलैंड की अध्यक्षता में पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग का गठन किया। सन 1987 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। इसके अनुसार सतत पोषणीय विकास वह विकास है जो भावी पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता के साथ समझौता के बिना ही वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे। तो ये जो है मेन प्रक्रिया किसके माध्यम से, कहाँ के प्रधानमंत्री, नॉर्वे के प्रधानमंत्री हर्लेम ब्रंटलैंड की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम किया गया। समय के साथ यह परिभाषा भी पर्याप्त मानी जाने लगी क्योंकि यह वर्तमान तथा भावी दोनों पीढ़ियों की आवश्यकताओं को परिभाषित नहीं करती। सन 1987 के बाद एक और बेहतर तथा आर्थिक सार्थक परिभाषा सामने आई। श्री कुमार चट्टोपाध्याय के अनुसार सतत पोषणीय विकास पारिस्थितिकी तंत्र की पोषण क्षमता के अंदर रहकर मानव जीवन के स्तर को ऊंचा करना है। सतत पोषणीय विकास के प्रमुख तत्व सतत पोषणीय विकास के संकलन निम्नलिखित तत्वों में समाहित करती है। सबसे पहला है कि मानव व जीवन के अन्य सभी रूपों को जीवित रहना। मानव व जीवन के अन्य सभी रूप जैसे जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी का जीवित रहना बहुत ही जरूरी है। सभी जीवों मुख्यतः मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा होना। सभी जीवों व मनुष्य की जो है मुख्य जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनकी जो है पूर्ति करना। जीवों की भौतिक उत्पादकता का अनुरक्षण, जीवों की जो भौतिक उत्पादकता है उसका को संरक्षण प्रदान करना। मनुष्य की आर्थिक क्षमता एवं विकास, मनुष्य की आर्थिक क्षमता को बढ़ाना ताकि उसका विकास हो सके। पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी जो तंत्र है
उसको सुरक्षित रखना, ठीक है, उसके लिए कार्य करना। अंतर तथा अंतरापीढ़ी समानता, जो गरीबी और अमीरी के मध्य जो खाई है उसको समानता के अंदर बदलना। सामाजिक न्याय तथा स्वावलंबन, सामाजिक सभी को समान रूप से न्याय मिले और समानता मिले ताकि जीवन को बेहतर तरीके से जी सके। आम लोगों की प्रतिभागिता, आम लोग मेन है कि आम जनता उसके अंदर सक्रिय हो। जनसंख्या की वृद्धि दर में स्थिरता, जनसंख्या की जो वृद्धि है हो रही उसके अंदर जो है अब स्थिरता लाना बहुत ही ज़रूरी है, उसको कम करना। जीवन मूल्यों का पालन, जीवन के जितने भी मूल्य हैं, ठीक है, उनका पालन करना बहुत ही आवश्यक है। तो ये था लेसन, इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं अभी। पहला है तत्पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है, संक्षेप वर्णन कीजिए। उसके बाद भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम के ऊपर संक्षिप्त नोट लिखें। ये 2 क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक में साफ राइटिंग में करने हैं।